वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट विशाल और आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह आप अपने आइल्ट्स के बैंड्स को ओवरऑल इम्प्रूव कर सकते हैं। और इस सीरीज़ में मैं आपको हर एक मॉड्यूल के ऊपर इंडिविजुअल वीडियो बना कर दे रहा हूं कि आप किस तरह से वो एक स्पेसिफिक मॉड्यूल पे ही फोकस करके उसके बैंड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना बैंड स्कोर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू इम्प्रूव द बैंड स्कोर ऑफ रीडिंग मॉड्यूल। रीडिंग और लिसनिंग बच्चे दो इस तरह के मॉड्यूल हैं जिस पे आप बड़े ही ईजिली पूरे 9 बैंड स्कोर कर सकते हो विद इजी ट्रिक्स एंड टिप्स। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी वीडियो देखने के बाद सीधा जाके 9 बैंड स्कोर कर लोगे, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट हाँ, इट इज़ वेरी मच अचीवेबल टू अचीव 9 बैंड्स इन द आइल्ट्स रीडिंग एंड लिसनिंग मॉड्यूल विद सम ट्रिक्स। देख, आपको सबको पता है कि जो रीडिंग का मॉड्यूल है बच्चे, ये आता है कितना, इसमें 9 बैंड्स होते हैं, टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं, आपको 60 मिनट्स दिए जाते हैं और इसके अंदर आपको 3 पैसेजेस दिए जाते हैं करने के लिए। आपको 60 मिनट्स के अंदर 40 क्वेश्चन का आंसर देने होते हैं, जिसमें एक पैसेज में 13 क्वेश्चन, एक पैसेज में 13 क्वेश्चन और एक पैसेज में 14 क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने किस तरह इसको करना है। आप सबसे पहले हम देखते हैं इसके क्वेश्चन टाइप्स कि इसमें कौन कौन से तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो देखा जाए, आपको आईएलटीएस की रीडिंग में मेनली 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपका फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, हेडिंग्स होंगी, मैच दी लिस्ट दी हेडिंग्स, मैच दी कॉलम, ट्रू फॉल, यस नो या नॉट गिवन एंड लास्ट यूर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब कोई जो मर्ज़ी कहता रहे कि नहीं सर 6 तरह के होते हैं, 7 टाइप्स के क्वेश्चन, 8 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, बट मेरा ये कहना है कि सिर्फ 5 टाइप्स के क्वेश्चन ही होते हैं जो आपको आइल्ट्स की रीडिंग में आते हैं। हाँ, आप इसको पढ़ते किस तरह से हो, आप 6 बना लो, 7 बना लो, 8 बना लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मेन 5 टाइप्स आते हैं। आप ये 5 टाइप्स करके चाहिए, इसके बाहर से कुछ आ गया देन आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आई एम टेकिंग द क्लेम ऑफ दैट थिंग। अब इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले कि अब हम ये देखेंगे कि हमने किस तरह से इनको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के कुछ ट्रिक्स हैं जिससे आप अपना टाइम बचा सकते हो। अब आपको देखा जाए तो सीधा सीधा आपका हो गया सर 3 पैसेज हैं, 60 मिनट्स एंड 20 मिनट्स हम एक पैसेज कंप्लीट कर लेंगे, 20 इंटू 3 इक्वल टू 60। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो कुछ 2 पैसेज रिलेटिवली ईजी होते हैं और एक पैसेज थोड़ा टफ़ आता है इसके बीच में। आपने ये चीज़ मान के चलनी है, कोई बोलेगा सर कोई टफ़ नहीं होता या कुछ, वो चीज़ नहीं है। एक पैसेज हल्का सा टाइम कंज्यूमिंग एंड टफ उसके बीच में होता है, तो आपने उस चीज़ को माइंड में रख के ही आगे बढ़ना है जब भी आप अपना आइल्ट्स का रीडिंग मॉड्यूल जो है वो देने जाओगे। इसमें आपने क्या करना है, जो आपका फर्स्ट मॉड्यूल है, जो रीडिंग मॉड्यूल का जो फर्स्ट पैसेज है वो रिलेटिवली ईजी आता है, उसमें 13 क्वेश्चन होते हैं। आपने क्या करना है कि उस पैसेज को 15 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ज़रूरी नहीं कि आपने फर्स्ट से ही करना है, बट आपने फर्स्ट पैसेज के लिए सिर्फ 15 मिनट से अलॉट करना, चाहे उसको आप फर्स्ट में करो चाहे आप उसको लास्ट में करो, ठीक है। आपने उसके लिए सिर्फ 15 मिनट्स अलॉट करने हैं कि आपने 15 मिनट में पहला पैसेज ख़त्म करना है। आप इस टेस्ट को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ से आपकी मर्ज़ी हो, जहाँ से आपको अच्छा लगे आप उस पैसेजेस को स्टार्ट कर सकते हो, चाहे थर्ड पैसेज करो, सेकंड करो या फर्स्ट करो, बट आपने फर्स्ट को सिर्फ और सिर्फ कितने देने हैं, 15 मिनट्स ही देने हैं। उसका एक रीज़न और भी है फर्स्ट पैसेज जल्दी ख़त्म करने का, कि फर्स्ट पैसेज जो पहले 7 क्वेश्चन होते हैं ना, फर्स्ट 7 वो मेनली पहले 2 पैराग्राफ्स के बीच से आपको आंसर मिल जाएंगे। जो पहले 7 क्वेश्चन होंगे फर्स्ट पैरा के, उसके आंसर्स आपको पहले 2 जो पैराग्राफ्स होंगे पैसेज 1 के, उसके अंदर आपको ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी आप 6 क्वेश्चन करो, बाकी पैराग्राफ में से आपका काम ख़त्म, फर्स्ट पैरा आपका ओवर हो गया, फर्स्ट पैसेज आपने, इसलिए इसको सिर्फ 15 मिनट्स देने हैं। बट एक और थिंग, मेरी पर्सनल एडवाइस मानो, सबसे पहले करो लिस्ट ऑफ हेडिंग से स्टार्ट। पैसे रीडिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, हमेशा लिस्ट ऑफ हेडिंग से। उसका रीज़न आपको मैं बताता हूँ, बिकॉज मेरा एक पर्सनल प्रिंसिपल है कि ईट द फ्रॉग अर्ली। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको पूरे दिन में एक फ्रॉग खाने को दिया जाए ना, एक फ्रॉग आपने खाना एक दिन में, तो मेरा ये कहना है कि आप उसको सुबह सुबह ही खा लो, मतलब जल्दी से जल्दी उसको इतना खा लो। जितनी जल्दी आप फ्रॉग खा लोगे आपके माइंड से उतना साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है वो उतर जाएगा। सेम इज़ द केस विद आइल्ट्स रीडिंग लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स बच्चे थोड़ी पजलिंग होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, क्योंकि इसमें घूमना पड़ता है। बिकॉज जो बाकी 4 टाइप्स हैं ना, उनमें वो सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन चलते हैं, उसमें क्वेश्चन जो आंसर होंगे वो एक के बाद एक आएंगे। बट लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में ऊपर नीचे होते हैं, कि हो सकता है फर्स्ट का पार्ट का आंसर डी हो, डी वाले का ए हो या सी हो, इसमें टाइम कंज्यूम होता है, इसलिए आप इसको पहले कर लो। और इसका एक बेनिफिट ये भी है, जब आप लिस्ट ऑफ हेडिंग्स कर लोगे
आपके माइंड से साइकोलॉजिकल प्रेशर तो हो जाएगा कि हमने अब लिस्ट ऑफ हेडिंग्स भी करनी है जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। उसके बाद आप आराम से बाकी क्वेश्चन पे फोकस कर सकते हो। अब हम करते हैं अपना सबसे पहला लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हमने करनी किस तरीके से है। पहला क्वेश्चन टाइप हम करेंगे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। हमने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स करनी किस तरीके से है। जैसे आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स मिली, आपने क्या करना है कि सबसे पहले सारे क्वेश्चन की जो हेडिंग्स उनको पढ़ लेना है। एक बार जो हेडिंग्स दी हैं आपको, आपने उनको पढ़ लेना है। और हाँ, इसके साथ आपने ये करना है कि जो इस पैसेज के और क्वेश्चंस होंगे ना, फिल अप्स या मल्टीपल चॉइस, आपने एक बार उनको भी ध्यान से पढ़ लेना है। सिर्फ ओवरव्यू ले लेना, बाकी क्वेश्चन भी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स साथ पढ़ लेने हैं इसी पैसेज के। दाम आते हैं अपनी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के ऊपर। आपने उसकी जितनी हेडिंग्स दी उनको ध्यान से पढ़ा, उसके क्यू वर्ड्स को अंडरलाइन कर लिए, जो उसमें मेन वर्ड है आपने उसको अंडरलाइन कर लिया। हम देखते हैं उसमें क्या होता है कि 5 ऑप्शन होंगे और 7 आपको हेडिंग्स दी होंगी टू पजल यू और टू मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। अब आपने क्या करना है, 7 हेडिंग्स पढ़ ली, उसमें से एक हेडिंग आपके लिए की हुई होगी जो उन्होंने आपको आंसर दिया होगा। आपने सबसे पहले क्या करना है, उस हेडिंग को काट देना है। पेंसिल लेनी है, उसको सेंटर से पूरा काट देना उस हेडिंग को। वो आपके ईजी हो जाएगा ताकि आप बार बार उस हेडिंग को नहीं पढ़ोगे। जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आप जल्दी जल्दी हम टाइम बचाने के चक्कर में उस हेडिंग को बार बार पढ़ के अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो। इसलिए आप उसको काट दो ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि आपने हेडिंग ये वाली नहीं करनी। आपने हेडिंग्स पढ़ी, अब आप कंसर्न पैराग्राफ स्टडी करो। जो हेडिंग जो भी है आप पैराग्राफ में पढ़ो, जो उससे मिलता जुलता होगा तो आपने उसमें उसका आंसर लिख दिया। सपोज आपने फर्स्ट पैरा पढ़ा, उसके आंसर था डी, आपने डी हेडिंग को दे दिया उसका कि ये डी से मैच करती है। अब डी को भी पेंसिल से कट कर दो। जब आप उसको पेंसिल से कट कर दोगे तो उससे होगा आपको अगली हेडिंग में बार बार उस हेडिंग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका टाइम जो है वो बचता रहेगा। नहीं तो क्या होगा, आप बार बार उसी हेडिंग को पढ़ते रहोगे। जब आप बाकी बची हेडिंग पढ़ोगे फिर आप उसको ही पढ़ते, आपको टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे होगा आपको बचते हेडिंग्स कम होती जाएंगी और प्रोबेबिलिटी उधर बढ़ती जाएगी ठीक आंसर करने की। बिकॉज एक बात और याद रखना, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स एक ऐसा सेट ऑफ क्वेश्चन है जिसमें आपके इकट्ठे 2 या 3 आंसर गलत हो सकते हैं। इकट्ठे 2 आंसर उनकी, देखो आपने अगर ए पार्ट का आंसर था डी, आपने उसको लिख दिया सी, तो सी भी गलत और जिसका सी था वो भी गलत, क्योंकि देखो सी किसी और पार्ट का आंसर था, आपने उसको ए में दे दिया, 2 क्वेश्चन गलत हो गए। इसलिए इसको बड़े ध्यान से करना, सबसे पहले करना है जब आपकी कंसंट्रेशन पूरी फोकस्ड हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। इसलिए जो कर दी उसको साथ साथ काटते जाए ताकि आपका टाइम जो है वो सेव होता रहे। अदरवाइज़ आप उसको सेम को रिपीट कर करके अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। अब आपने जैसे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स किया, उसके बाद जो भी आपको आंसर था, आपको आप पूरे पैरा का एक ओवरव्यू मिल गया आपके पैसेज का, इसमें है क्या। बाकी क्वेश्चन को आप विद इन फ्यू मिनट्स कर लोगे। सपोज आपको सेकंड क्वेश्चन में था लिस्ट ऑफ हेडिंग, आपको उसमें 15 मिनट्स सिर्फ लगे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स करते हुए, लगते हैं इतने 10 to 15 मिनट्स लग जाते हैं। बाकी 6 क्वेश्चन थे या 7 क्वेश्चन बचते थे, वो सपोज हम लेते हैं वो कोई वो फिलअप से, आप वो फिलअप विद इन 5 मिनट्स भी कर लोगे, आपको 20 मिनट्स पूरे हो गए, पैसेज ख़त्म। अगर यही आप लास्ट में करते तो एक पहले भी आपको पैसा था कि लिस्ट ऑफ हेडिंग बची हुई है और बाकी क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं, या लास्ट में तो ये छूट ही जाता। आपने सबसे पहले इसको कर लिया, प्रेशर उतार दिया अपने माइंड से, प्रेशर बिल्कुल साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं है, आप आराम से बाकी क्वेश्चन कर रहे हो कि हाँ ये हो गया, बाकी मैं कर ही लूँगा। तो इसलिए मेरा मानो सबसे पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ही आपने करनी है। और करनी किस तरह आपको मैंने ठीक है बता दिया। कीवर्ड उसको अंडरलाइन कर लो, उसको ढूंढो पैराग्राफ में, जहाँ पे वो उसका मैच करेगा उसको उसकी हेडिंग दे के देन हेडिंग को कट कर दो ताकि आप अपना टाइम को बचा सको। नेक्स्ट हम आते हैं अब ट्रू फॉल्स पे। ट्रू फॉल्स, यस नो एंड नॉट गिवन, एक ही है, सेम चीज़ ही आती है। बट आपने देखना कि आपको पूछा गया, अगर ट्रू फॉल्स पूछा तो आपने ट्रू या फॉल्स लिख के आना है, अगर यस नो तो आपने उसको यस नो ही लिख के आना है। इसकी एक अच्छी बात यह है कि बच्चे ये क्वेश्चन जब भी आएगा ये एक सीक्वेंस वाइज आएगा, मतलब ये लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में इसके आंसर ऊपर नीचे नहीं होंगे, ये जहाँ पे पैरा में से स्टार्ट होगा उसके बाद ये कॉन्टीन्यूटी में चलता जाएगा, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, ये इसी तरह आएगा। ये एक बार में 1 या 2 पैरा में ख़त्म हो जाएगा, ये कॉन्टीन्यूटी में चलता है, ठीक है, एक ऑर्डर में आता है, ठीक है। और आपने इसमें क्या करना है, जब आप इसका क्वेश्चन पढ़ रहे हो आपने उसमें से भी अपना फ्रेज या कीवर्ड को अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। अब आपने अंडरलाइन कर लिया, उसमें लिखा होगा कि इन पैराग्राफ 1 ये आपको दी हुई है लाइन, आपने उसमें से अंडरलाइन कर लिया मेन कीवर्ड और फ्रेज जो था, फिर उसको आपने देखा पैराग्राफ 1 में। अगर पैराग्राफ 1 में एग्जैक्टली उसने उस चीज़ को बोला है दैन इट इज़ ट्रू, अगर उसने उस चीज़ को नहीं बोला दैन इट इज़ फॉल, अगर उसने उसके रिलेटेड बात की है, आगे सराउंडिंग से बात की है पर उस स्पेसिफिक थिंग के बारे में बात नहीं की, दैन दैट विल बी नॉट गिवन। सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन गलत होते हैं जब बच्चे ट्रू की जगह नॉट गिवन या फॉल्स की जगह नॉट गिवन,
लगाते हैं। आपको नॉट गिवन लगाना आना चाहिए कि नॉट गिवन कहाँ लगेगा, क्योंकि उन्होंने इसमें बड़ी ट्रिक से आपको क्वेश्चन दिया होता है। आपने उसको एग्जैक्टली पढ़ना है। जब आप श्योर हो कि हाँ उसने इस क्वेश्चन पैराग्राफ में इसी के बारे में बात की है, देन इट इज़ ओनली ट्रू। अगर नहीं की, फॉल्स, अदरवाइज दैट विल बी नॉट गिवन। इस बात को हमेशा ध्यान रख के चलना। अगर नहीं दिया तो नॉट गिवन, पर आपने उसको ध्यान से पढ़ना है। तो आपके दो टाइप्स हो गए, कौन कौन से? एक हो गया आपका कौन सा करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स, इसमें भी सेम ऑर्डर आपका फॉलो होगा। दैट इज़ इसका क्वेश्चन भी आपको एक सीक्वेंस में ही दिया गया होगा। इसके क्वेश्चन भी आपको सीक्वेंस वाइज ही आते हैं। ये कभी ऐसा नहीं है कि एक ऊपर एक नीचे, आगे पीछे से नहीं आएगा। जहाँ से स्टार्ट होगा और लास्ट में ख़त्म होगा, और क्वेश्चन सारे उसके बीच में होंगे, सीक्वेंस में होंगे। बट हाँ, इसके लिए आपको सिनोनिम्स आने चाहिए। तो जब आप फिलिंग द ब्लैंक्स करने लगो, प्लीज़ कीप द सिनोनिम्स इन द माइंड। इसके लिए सिनोनिम्स बहुत ज़रूरी हैं। उन्होंने वहाँ पे आंसर दिया होगा बट उसका सिनोनिम यूज़ किया होगा, उसका उन्होंने वहाँ दूसरी जगह पे सिनोनिम्स यूज़ किया होगा। अब आपने फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए करना है, सबसे पहले जब भी आप नया सेट ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट रीडिंग द पैसेज फ्रॉम द फर्स्ट। आपने पहले पैराग्राफ से इसको पढ़ना शुरू करना है। ये नहीं कि आप सेंटर से ढूंढने लग पड़े कि नहीं पहले मैं सेकंड पैरा में देखता हूँ, नहीं इसमें नहीं, फिर फोर्थ में देख लेता हूँ, थर्ड में ना। स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट। एक यूनिफॉर्म वे में चलो, आपको आंसर अपने आप मिलते जाएंगे। अगर आपने ऊपर नीचे स्टार्ट किया, हो सकता है आपको आंसर मिले ही ना, क्योंकि ये इसके आंसर जो है वो यूनिफॉर्म वे में होते हैं, मतलब सीक्वेंस में होंगे। बट आपको नहीं पता सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट किया उन्होंने, वो पहले लाइन से स्टार्ट कर दिया, आप पढ़ो थर्ड पैरा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। उसके लिए आपने क्या करना है, जब भी करना है तो उसको स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करना है अपने पूरे पैसेज को, और उसके क्वेश्चंस को आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि इसमें क्वेश्चन उन्होंने पूछा क्या और उसमें मिसिंग कौन सा वर्ड है। और फिलअप्स मेनली या को दो पैरा में आते हैं, या फर्स्ट में या थर्ड में या फर्स्ट सेकंड में। तो इसलिए आपने फिलअप्स को ध्यान से करना है। फिलअप ज़्यादा आते हैं हमेशा, 8-10 क्वेश्चन होते हैं फिलअप्स, 10 से ज़्यादा हो सकते हैं, और 12-13 भी होते हैं। इसलिए आपको फिलअप्स करने आने चाहिए। अगर आपको फिलअप्स करने आ गए, देन यू कैन ईजिली स्कोर 9 बैंड्स इन द IELTS रीडिंग मॉड्यूल। एंड नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन विच आर मोर कॉमन, दैट इज योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। MCQs हमने करने हैं। MCQs आपको लिसनिंग में भी आते हैं और MCQs आपको रीडिंग में भी आते हैं। अब आपने जब MCQs करने हैं, उसके लिए क्या करना है, जब आप सपोज़ किसी पैसेज का MCQ करने लगे हो, आपने सबसे पहले उस पैसेज के टाइटल को पढ़ना है। सपोज़ करो जैसे आपने उसको टाइटल पढ़ा, उसमें टाइटल के बारे में लिखा हुआ है सेविंग द वाइल्ड लाइफ, या सेविंग द एनिमल्स, सेविंग द फ्लोरा एंड फौना। ये एक ही चीज़ आ गई। इसमें आपको पता चल जाएगा कि इस पूरे पैसेज में राइटर ने किसके बारे में बात की है, वाइल्ड लाइफ को बचाने के बारे में। तो अब आपको पता है कि इसमें क्वेश्चन जो हैं वो वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड ही आएंगे। आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा मिल गया कि हमें क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे, जो किसके रिलेटेड है, आपकी वाइल्ड लाइफ को सेव करने के। आपने जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने लगना है, सबसे पहले उसका क्या करना है कि जो टॉपिक है उसकी जो मेन हेडिंग है उसको पढ़ लेना, जो उसका टाइटल है। टाइटल अगर आपने पढ़ लिया ध्यान से, देन इट विल बी मच ईजियर फॉर यू टू डू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और इसमें आपको दो गुड न्यूज़ दो होती हैं। एक ये भी सेम ऑर्डर में चलते हैं, ये ऊपर नीचे नहीं होंगे, सेम ऑर्डर में चलते हैं, और आपको सिर्फ एक ऑप्शन मैच करना होता है कि ये ऑप्शन ट्रू है, बाकी सारे ये आंसर ठीक है, बाकी सारे रॉन्ग है। मान लो इसके साथ ये आंसर मेल खाता या मिलता जुलता है। ठीक है, आपका पहला टारगेट क्या है, जैसे ही आपने सपोज वो पढ़ा तो आपने क्या करना है कि हमेशा से सबसे पहले दो ऑप्शन को आपने एलिमिनेट कर देना कि ये नहीं हो सकते, वो आपको आना चाहिए। जितने आंसर आप एलिमिनेट करते जाओगे, आपकी पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी टूवर्ड्स द राइट आंसर। और आपने मल्टीपल चॉइस करने में दो आपने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अब आपने क्या करना है कि अपने क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से, उसका क्यू वर्ड या जो फ्रेज है उसको अंडरलाइन कर लेना है। अब आपने अपना जो क्यू वर्ड था या जो फ्रेज था उसको अंडरलाइन कर लिया। अब आपने क्या करना है, उसके ऑप्शंस को नहीं पढ़ना। इसमें आपने उसके ऑप्शंस को नहीं पढ़ना, ऑप्शंस नहीं पढ़ने। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्यू वर्ड को अंडरलाइन कर लिया, या जो फ्रेज था मेन फ्रेज उसको अंडरलाइन कर दिया। अब आपने उसको आंसर कहाँ ढूंढना है, पैराग्राफ में, पैसेज में। आपने पैसेज पढ़ना है, वहाँ पे उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है। अगर आपने उसका आंसर पैराग्राफ में ढूंढ लिया, यकीन मानो आप सीधा राइट आंसर ढूंढ लोगे। अगर आपने
उसके ऑप्शंस पढ़ लिए, आप पजल हो जाओगे, फिर आप उधर ऑप्शंस ढूंढना शुरू हो जाओगे, फिर आप उधर राइट आंसर नहीं ढूंढ रहे, फिर आप वहाँ पे ऑप्शन ढूंढना शुरू हो जाओगे, फिर आपको वहाँ पे चारों ऑप्शन ढूंढनी पड़ेंगी, फिर उसको पढ़ोगे, फिर राइट आंसर चूज करो, इसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आपने ऑप्शंस पढ़ने ही नहीं है। टाइम को सेव करने के चक्कर में, टाइम आपने सेव करना है, 1 घंटा ही मिला है, उसके बाद वो पेपर ले लेंगे, क्वेश्चन रह गए, बैंड्स विल बी गॉन, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। आपने कुछ नहीं करना, क्वेश्चन पढ़ा, फिर उसका आंसर कहाँ ढूंढना, जाके पैराग्राफ में। जब आपने पैराग्राफ में आंसर ढूंढ लिया, देन उसको वहाँ से हाँ ये क्वेश्चन था, उसका ये आंसर है, फिर देखो कि कौन से ऑप्शन के साथ वो मेल खाता है, कि कौन सा ऑप्शन है जो उसी की बात कर रहा है। सिनोनिम्स यूज़ किए जाते हैं या पैराफ्रेजिंग की होती है, कि उन्होंने मतलब पैराफ्रेजिंग की होती है, उसी को अलग लैंग्वेज में लिखो, मतलब वर्डिंग चेंज की होगी, मतलब उसका वही होगा। आपने देन वहाँ से आंसर ढूंढ लिया पैसेज में से, फिर उसको आकर देखना कि कौन से ऑप्शन में ये है, उसको फिर आपने टिक कर देना है। और अगर आप ऑप्शन पढ़ने बैठ जाओगे, फिर आप अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर लोगे। ये हो गया आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने का बिल्कुल नॉर्मल तरीका, कि ऑप्शंस मत पढ़ो, सीधा क्वेश्चन पढ़ो, उसमें क्यू वर्ड देखो, या उसका जो पैराफ्रेज, जो मेन फ्रेज है वो देखो, सीधा जाके आंसर ढूंढो। अगर आपने आंसर ढूंढ लिया, वहाँ देखो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन की बात कर रहा है, सीधा उस ऑप्शन को टिक कर दो, वहाँ पे लिख के आ जाओ। उससे आपका टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। आप मतलब ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करोगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। अगर आप सारे ऑप्शन पढ़ के करोगे, फिर वो एक लेंथी प्रोसीजर, आपके लास्ट में टाइम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और इतना याद रखना कि जब भी आप आइल्ट्स की रीडिंग जाओ, अटेंटिव होकर जाओ, कंसंट्रेशन आपकी होनी चाहिए, बिकॉज ये मॉड्यूल भी कंसंट्रेशन मांगता है। अगर आपको सुस्ती पड़ी है या आप लेज़ी हो, तो आप टाइम पे रीडिंग नहीं कंप्लीट कर पाओगे। इसलिए आपने वहाँ पे बिल्कुल एक्टिव होके और चुस्त फुस्त होके ही बैठना है जब आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हो, ताकि अपना एक एवरी सिंगल सेकंड वहाँ पे काउंट होता है। आपने उसको सेव करने की कोशिश करनी है प्रॉपर ट्रिक्स के साथ, जो आपको मैं बता रहा हूँ, ताकि आप अपने बैंड्स को ईजिली इंक्रीज कर सको। एंड लास्ट यूर मैचिंग द कॉलम या मैचिंग द हेडिंग। इसमें अगर आपको आधा दिया होगा, हाफ पार्ट दिया होगा, एंड हाफ यू हैव टू राइट। उसमें या तो आपको ऑप्शंस दिए होंगे या आपको सीधा फाइंड करके लिखना है फ्रॉम द पैसेज। तो आपने उसके लिए क्या करना है कि जो आपको फर्स्ट पार्ट दिया उसमें से क्यू वर्ड देखना है, और कौन से पैरा में से दिया है, सेकंड पार्ट आपने पैराग्राफ में से फाइंड करना होता है। सपोज उन्होंने आपको कोई एक पैराग्राफ का दिया है कि इसमें वाइल्ड लाइफ के बारे में ऑथर ने ये कहा, टू सेव दीज स्पीशीज़, आगे डैश होगा, तो आपने जाके वहाँ पर देखना है कि इसका डिफॉरेस्टेशन है या क्लाइमेट चेंज है। ये होता है आपका मैचिंग द कॉलम्स। इसमें आपको या तो हेडिंग्स दी होंगी या आपको खुद फाइंड करनी होती है पैसेज में जाके। तो ये हो गया आपके 5 ऑप्शंस। ठीक है, ये आपके 5 टाइप के ऑप्शन हैं जो जिसमें आपको क्वेश्चंस आते हैं। कौन कौन से? लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया आपके, और मैच द कॉलम्स। ठीक है यार, ट्रू फॉल्स एंड यस नो, ये मेन बेसिक यही टाइप्स हैं आइल्ट्स के रीडिंग के क्वेश्चंस की। इसके बाद से आपका पेपर नहीं आएगा। हाँ, अब कोई फिलिंग द, जैसे आपका मैच ये आ गया, क्या ट्रू फॉल्स और यस नो को आप अलग अलग काउंट करो, वो बात अलग है, बट थिंग्स विल बी सेम, करने का तरीका दोनों को सेम ही है। आपको पता होना चाहिए नॉट गिवन कब लगाना है। अगर आपने ये सीख लिया, देन आप इजीली जो है 9 बैंड्स आइल्ट्स में स्कोर कर सकते हो, बट उसके लिए आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। ये बच्चे, ये वीडियो मेरी उनके लिए जिन्होंने एग्ज़ाम देने जाना है। इसके लिए अगर आप अपने आइल्ट्स की जो रीडिंग के मॉड्यूल को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हो, या उसकी इम्प्रूवमेंट की जो ट्रिक्स हैं, वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फर्दर आपको बता दूँगी। आपने किस तरह से बेसिक से अपने आप को स्टार्ट करके अपनी रीडिंग के मॉड्यूल्स को आप जो है धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हो। बट उसके लिए आपको कॉन्टीन्यूसली हार्ड वर्क जो है वो डेडिकेशन के साथ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ रीडिंग ऐसा मॉड्यूल है जिसमें आपको सुस्ती भी इजीली पड़ जाती है अगर आपको आंसर ना मिले। रीडिंग जो है बोरिंग हो जाती है, अगर आपको राइट आंसर ना मिले टाइम के ऊपर, तो एक टाइम आएगा आपका रीडिंग करने का मन ही नहीं करेगा। एट द एंड आपका आइल्ट्स से भी मन उठ जाएगा, बिकॉज रीडिंग जो है बोरिंग हो जाती है। आपको 3 पैसेज पढ़ने पड़ते हैं 1 घंटे के अंदर, उसका आंसर भी ढूंढने हैं। अगर आपको ट्रिक नहीं पता, आंसर ढूंढने नहीं आते, तो देन यकीन मानो आपका मन करेगा कि मैं इसको छोड़ दूँ, या पास ही नहीं होगी, पास माय बैंड्स ही नहीं आएंगे, बिकॉज आपको ट्रिक्स नहीं पता। आप क्वेश्चन पढ़ी जा रहे हो, लिखी जा रहे हो, पढ़ी जा रहे हो, आंसर ढूंढी जा रहे हो। आपने पहले पैसेज पे ही आपने अगर आधा घंटा लगा दिया, बाकी 2 पैसेज आधे घंटे में कैसे करोगे? इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए आपको ट्रिक्स आनी चाहिए, हाउ टू इम्प्रूव द आइल्ट्स रीडिंग बैंड स्कोर। कि उसके ट्रिक्स हैं जो आप इमीडिएटली अप्लाई करो, आपको क्वेश्चन के आंसर जो मिलना वो स्टार्ट हो जाएंगे।
बट उसके लिए आपको ट्रिक्स आना बहुत ज़रूरी है। आपकी उसके लिए डेडिकेशन होनी चाहिए, हार्डवर्क करना है कि आपने उस ट्रिक को अप्लाई कैसे करना है इन द एग्ज़ाम। ये नहीं कि आप सुन के चले गए वहाँ जाकर अप्लाई कर लो, वैसा नहीं होगा, आपको वो अप्लाई करनी भी आनी चाहिए। तो इसलिए कीप प्रैक्टिस एंड कीप वर्किंग हार्ड, वन डे यू विल डेफिनेटली अचीव योर ड्रीम्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और हाँ, आप किसी से शेयर करना चाहते हो, उस बच्चे से जिसका आइल्स रीडिंग में बैंड्स नहीं इम्प्रूव हो रहे, उसको मेरी वीडियो शेयर कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो मुझे आप सीधा कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।